So hello everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal IS once again. And this is the second part of the ESI Act 1952. और पहले पार्ट में हमने जो बेसिक डिटेल्स हैं वो देखा है. सेकंड पार्ट में विल कवर द इंटायर थिंग्स which has been left off. Right? But before starting this video, there's a request to all of you that please join our Telegram channel Focal IS. For that, you need to type Focal IS in Telegram and you'll get the link of the channel. क्यों कह रहा हूँ वाई एम रिक्वेस्टिंग साइमल्टेनियसली हर वीडियो के पहले बोलता हूँ कि प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल बिकॉज कि जैसे कि मैं ये एक्ट करवा रहा हूँ ESI एक्ट 1952. इस एक्ट को करवाते साथ ही इसकी एक शॉर्ट समरी नोट्स 2 पेजेस 3 पेजेस जो भी है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सो दैट आप एक रीडिंग में ऑफ 10 मिनट 15 मिनट इस पूरे एक्ट का ओवरव्यू जान सको क्या इंपॉर्टेंट है और लगभग वहीं से क्वेश्चन आएंगे. और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये अनसर्टेनिटी अगर यूपीएससी कुछ इस तरह से डिस्कस कर ले इस तरह के प्रश्न पूछ ले कि जो एक्सपेक्टेड नहीं हो टफर साइड पे जाके तब भी आप कर पाओ तो वीडियोस शॉर्ट समरी नोट्स वहां पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. ठीक है, प्लीज गो एंड रीड दोस समरीज. आफ्टर प्रोवाइडिंग दो शॉर्ट समरी नोट्स उसके बाद लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर एक एक्ट के पीछे 20 क्वेश्चन एटलीस्ट वो शुरू से मतलब फ्रॉम सेक्शन 1 टू जितने भी सेक्शन है टाइटल हो आपका डेफिनेशन हो बाकी कोई बॉडीज हैं उनका क्या रोल है सब कुछ जो है कवर करवाया जा रहा है शॉर्ट समरी नोट्स में और उनको टैकल किया जा रहा है थ्रू थ्रू क्विजेज ऑल्सो. तो 15 से 20 क्विज आपको हर एक्ट के मिल रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल डू अटेम्प्ट दोज क्विजेस. आप देखोगे इसका रिजल्ट आपके फाइनल एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगा. एंड ये सारी की सारी चीजें वीडियोस हैं क्विजेस हैं शॉर्ट समरी नोट्स हैं एवरीथिंग इज फ्री एक्सेप्ट पीडीएफ प्रोग्राम. तो पीडीएफ में हम क्या कर रहे हैं आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें भी आपको क्विजेस में शॉर्ट समरी नोट्स भी कंप्लीट मिलेगा. मतलब आप इंग्लिश और रीजनिंग एंड मैथ्स को छोड़ दीजिए तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड. और सबका पीडीएफ सब पे क्विजेस सबके शॉर्ट समरी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब पे वीडियोस मिलने ही मिलने वाली हैं. तो इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड डू अटेम्प्ट दोज क्विजेस डू रीड दोज समरी नोट्स ताकि किसी भी टॉपिक से आप एकदम वेल ऑफ हो जाएं कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए किसी भी तरह कितना भी टफर साइड पे हो क्वेश्चन आप इजीली उसको टैकल कर पाओ. 3 बार का रिवीजन हो जा रहा है साथ में राइट. और अभी तो थोड़ा स्लो टेम्पो था अब जो है ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगा तो आपको हो सकता है कि दिन में 2 वीडियोस या एक लेंदी वीडियोस ही मिले चाहे वो करंट अफेयर भी हम करेंगे चाहे वो पॉलिटी हो कुछ भी हो जो एक्सपेक्टेड है कि जहां से प्रश्न आ जाएंगे उन पे हम रिकॉर्ड करेंगे लंबी वीडियोस और आपको नोट्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे. और नोट्स ऐसे नहीं होंगे कि आपको बहुत 50 पेज पढ़ना है. शॉर्ट समरी नोट्स वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं होगा आपके टेलीग्राम पे ही शेयर किया जाएगा बट आप 10-15 मिनट बैठ के पढ़ोगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाँ ये एक्ट क्या है इसका सेक्शन 1 क्या है इसमें कौन कौन से मेंबर हैं कमिटीज क्या हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और उनको फिर आप क्विजेस के फॉर्म में यू कैन चेक योर रीडिंग कि आपने क्या गेन किया है योर पोटेंशियल. तो ये तरीका है करने का हमारा. स्टार्ट करते हैं आज विद सेक्शन 11 दैट स्टार्ट विद रेजिग्नेशन. तो ये हमने बात की थी पिछली बार हमने बात की थी कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज. इस एक्ट के तहत 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज बनाई गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है. वन इज आपका ESI कॉर्पोरेशन. ठीक है, जो कि इसकी मेन बॉडी है आपकी इस एक्ट के तहत जो बनी है पेंशन प्रोवाइड करवाने के लिए और जो प्रोविडेंट फंड हो या EDLI स्कीम हो 3 स्कीम्स भी हैं ना ये 3 स्कीम्स हैं और 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं. तो एक तो कॉर्पोरेशन है. कॉर्पोरेशन में मेंबरशिप कैसे होगी क्या क्या है कौन कौन लोग हैं काम क्या है हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया है. कॉर्पोरेशन के बाद स्टैंडिंग कमेटी आती है जो कि कॉर्पोरेशन की ही सब्सिडरी ऑर्गन है. ठीक है, उसको हेल्प करेगी इन डिसीजन मेकिंग राइट. उसके बाद है एक मेडिकल बेनिफिट काउंसिल. मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का काम क्या है कोई इंश्योरेंस किसी को चोट लग गई अब उसको इंश्योरेंस का पैसा चाहिए कैसे उस वो अपंग हुआ है या वो दिव्यांग हुआ है कितने परसेंट हुआ है कौन वेरीफाई करेगा. तो वो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का काम है ये वेरीफाई करना. कोई डॉक्टर घूस लेता हुआ पकड़ा गया कदाचार में लिप्त हो कहीं किसी तरह का तो इस सारी की सारी चीजों को ओवरव्यू कौन करेगा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल करेगी. तो रेजिग्नेशन में यही कहा गया है कि इन तीनों के जो मेंबर्स हैं कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखित में देके वो रिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, बाय राइटिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग. पहले तो ये याद रखना कि हाँ राइटिंग में ही देना होगा अदरवाइज रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा.
तो ये तो पहली चीज हो गई कि कौन रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा, किसको देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। और उसी दिन से वैकेंसी अराइज हो जाएगी उस डिपार्टमेंट में जो मेंबर वहां से हटा है। अब सेसेशन ऑफ मेंबरशिप रिस्पेक्टिव ऑफ रिजाइनिंग, अगर कोई रिजाइन नहीं कर रहा है उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा रहा है, उसकी मेंबरशिप कैसे खत्म हो जा रही है, कुछ वो गलत करे, ठीक है। तो जो मीटिंग्स हैं, जैसे हमने को पता है कि 60 दिन तक जो है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर जो है पार्लियामेंट की कोई सेशन है वो नहीं जाता, नहीं एब्सेंट रहता है, तो उसका वो खत्म कर दिया जाता है। उसी हिसाब से कोई भी मेंबर किसी भी इन तीनों ऑर्गन में से 3 कंजिक्यूटिव मीटिंग्स को अगर नहीं अटेंड करता है तब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकती है या कॉर्पोरेशन भी निकाल सकता है। गवर्नमेंट फील्स ही नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स हिज ग्रुप। तो जैसे मैंने ये तीनों ऑर्गन्स की बात की है, एमबीसी हो गई, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, कॉर्पोरेशन या कमिटी, ये तीनों जो ग्रुप हैं इसमें हर तरह के मेंबर है। कुछ लोग अपॉइंटेड होंगे, कुछ ऑफिसर्स होंगे और कुछ जो हैं आपके नॉमिनेटेड होंगे। जैसे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो स्टेट से 30 स्टेट है अपने पास, हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। 10 एम्प्लॉयर के होंगे, 10 एम्प्लॉई के होंगे, वो डिपेंड करता है कौन सा है। कॉर्पोरेशन में 10-10 हैं, ठीक है, कमिटी में 3-3 है, तो इस हिसाब से। और मेडिकल प्रोफेशन के लोग होंगे। तो अगर गवर्नमेंट फील कर रही है कि ये अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तब भी इनकी मेंबरशिप रद्द की जा सकती है। और एमपीज जो है, तो एमपीज का क्या है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह जाता, खत्म हो जाता है उसका टेन्योर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन ही डिस्क्वालिफाइड और उसका मेंबरशिप सीज हो जाएगी। ये डिस्क्वालीफाई नहीं है, ये सेसेशन है, मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। अब डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है, रेजिग्नेशन, सेसेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म। रेजिग्नेशन में वो खुद से रिजाइन कर रहा है, सेसेशन में ऐसा कुछ हुआ कि वो उस पद के लायक नहीं बचा, ठीक है, और डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है या कुछ इस तरह के उसके वक्तव्य हैं जिससे वो नहीं डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उसको। तो या तो वो पहले अनसाउंड माइंड का ना ही रहा, ओवर द पीरियड वो पागल हो गया हो, अनसाउंड माइंड का हो, कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ हो कि दिस पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, या वो बैंकरप्ट हो और उसने जो है अपनी बैंकरप्सी क्लियर नहीं की हो, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जिसको बोलते हैं, हैज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, विद ईएसआई, ठीक है, ईएसआईसी, ठीक है। तो एक्सेप्ट डॉक्टर या शेयर होल्डर, डॉक्टर और शेयर होल्डर है तब नहीं, अगर कोई पर्सन है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है विद कॉर्पोरेशन, तब भी उसकी जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, जिसका अनएथिकल बिहेवियर की वजह से उसके ऊपर कोई केस हुआ हो, ठीक है, केस हुआ हो उसके, उसमें कन्विक्ट हो, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो दीज आर द 3-4 क्राइटेरिया। अब वैकेंसी कैसे फिल होंगी, वैकेंसी इज फिल्ड बाय अपॉइंटमेंट या इलेक्शन एज एप्लीकेबल, जिस तरह का भी होगा। अ पर्सन फिलिंग अ कैजुअल वैकेंसी सर्व्स ओनली द रिमेनिंग टर्म, मींस कि अगर कोई रिजाइन कर दिया है ना, जो अपॉइंटेड हो, है ना, जो अपॉइंटेड पर्सन हो उसने रिजाइन कर दिया, तो 3 साल की सर्विस करके 2 साल की बची हुई हो तो इसके जगह पे जो आएगा वो सर्विस करने, वो 2 साल के लिए ही रहेगा, 2 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब फीस एंड अलाउंसेस, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। मेंबर्स ऑफ ऑल 3 बॉडीज गेट्स फीस एंड अलाउंसेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हमने ऊपर देख लिया है ये सारी चीजें। अब प्रिंसिपल ऑफिसर कौन कौन है, ठीक है, ईएसआईसी में, कॉर्पोरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ प्रिंसिपल ऑफिसर को अपॉइंट करती है ना। तो प्रिंसिपल ऑफिसर यानी जो सबसे बड़े लोग हैं इन कंजुलेशन, तो ये प्रिंसिपल ऑफिसर जो अपॉइंट होंगे बिना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपॉइंट करेगी लेकिन बिना कंसल्टेशन के अपॉइंट नहीं कर सकती है। तो कंसल्टेशन किसके साथ करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे ये जो है आपके ईएसआईसी के साथ, कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है। तो 2 लोगों की बात की जा रही है अपॉइंटमेंट का, और इन दोनों को अपॉइंट करने के लिए जो कंसल्ट करना है वो ईएसआईसी से जरूरी है। और अपॉइंट कौन करेगा, तो अपॉइंटी विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ये कंसल्ट करेगी ईएसआईसी से, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, और अपॉइंट करेगी इनसे करके डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, किसका, ईएसआईसी का। अब ये सीईओ भी ईएसआईसी, जो डायरेक्टर जनरल होगा ये सीईओ भी होगा ईएसआईसी का, ये भी याद रखना, इसके पास एक और पोजीशन होगी, ठीक है। फाइनेंशियल कमिश्नर को भी इसी तरह से अपॉइंट किया जाएगा। दीज आर द 2 प्रिंसिपल ऑफिसर्स,
ये दोनों होल टाइम ऑफिसर्स हैं, कैन नॉट इंगेज इन अदर वर्क विदाउट अप्रूवल। जो काम के लिए इनको अपॉइंट किया गया वही काम कर सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते हैं, और कुछ करने के लिए इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। 5 साल का टेन्योर है, एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, सेक्शन 13 में ऊपर हमने जो देखा था जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन है अदर मेंबर्स की, उसी हिसाब से इनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कैन बी रिमूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इफ ईएसआई पासेस रिजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, अगर ईएसआईसी जो कॉर्पोरेशन है 2/3 यानी 66% से 2/3 है ना, 66% से कोई रिजोल्यूशन पास कर देती है, चाहे वो डायरेक्टर जनरल को निकालने के लिए या फाइनेंशियल कमिश्नर को निकालने के लिए, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और ये इसकी सैलरी और अलाउंसेस ऊपर हमने देखा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। तो दीज वर द टर्म्स। राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। ओके, 1 सेकेंड, फर्स्ट फॉरवर्ड। ओके, मीटिंग्स। ठीक है, तो सेक्शन 20 में ईएसआईसी स्टैंडिंग कमेटी एंड एम्बेसी जो मीट करेगी एज पर द रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग टाइम प्लेस एंड प्रोसीजर। अब इसके आगे हमारे पास है सुपरसेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ कॉर्पोरेशन या स्टैंडिंग काउंसिल, कैसे सप्रेस किया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सुपरसीड या डिसॉल्व कर सकती है कॉर्पोरेशन को या स्टैंडिंग कमेटी को, अगर उसको लगे कि ये ड्यूटी का मिसयूज या पावर का मिसयूज किया है इन्होंने। ठीक है, पूरे की पूरे कॉर्पोरेशन को ही डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सुपरसीड और डिसॉल्व ईएसआईसी और स्टैंडिंग कमेटी अगर उसे लगता है कि ड्यूटीज या पावर का मिसयूज हुआ हो। गवर्नमेंट मस्ट फर्स्ट गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उनको कि एक्सप्लेन करो भाई क्या रीजन है, ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो जो सस्पेंड हो जाएंगे तो उसी दिन वैकेट करना पड़ेगा। ठीक है, और नई कमेटी नए मेंबर के साथ फिर से इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट होगी। गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट एजेंसी। ठीक है, मान लो तुरंत नहीं हुई तो जो ईएसआईसी का फंक्शन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो फंक्शन है, इसके लिए कोई एक टेम्परेरी कमेटी जो है गठित की जाएगी कि भाई जब तक नए मेंबर्स नहीं आ जाते तब तक आप जो है काम चलाओ। टेम्परेरी कमेटी या एजेंसी है ना, एजेंसी को ये काम दे दिया जाएगा कि तब तक आप लोग ये काम करो। राइट, ये काम करो। फुल रिपोर्ट ऑफ सच एक्शन मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट विद इन 3 मंथ्स। अगर गवर्नमेंट किसी को जो है इस तरह से कॉर्पोरेशन को या स्टैंडिंग कमेटी को डिसॉल्व कर रही है तो इसकी पूरी रिपोर्ट की क्यों भाई डिसॉल्व किया, क्या रीजन था, उसकी पूरी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर पार्लियामेंट के सामने पेश करनी पड़ेगी। तो दीज वर द थिंग्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ रीजनल बोर्ड्स एंड लोकल कमिटीज। ठीक है, तो जैसे ये इसके पास ईएसआईसी के पास पावर है कि ये कुछ चुनिंदा एरियाज के लिए रीजनल बोर्ड्स बना दे, लोकल कमेटी बना दे, लोकल जो है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल बनाए फॉर स्पेसिफिक एरियाज। दीज कैन बी गिवन डेलीगेटेड पावर्स, तो ऊपर से जो है पावर इनको डेलीगेट की जाएगी। यानी जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल ऊपर सेंटर पे बैठी है, ये अपनी कुछ पावर ये स्टेट वाली जो है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को डेलीगेट कर देगी, इनको सौंप देगी। ठीक है भाई, ये वहां का काम कार्यभार आप देखिए। ठीक है, यानी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं। अब फिनेंस एंड ऑडिट पे बात आती है। ठीक है, ये सारी फंड बनाने की बात है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 26 में आएगा। तो ऑल कंट्रीब्यूशंस अदर एंड अदर अमाउंट्स रिसीव अंडर दिस एक्ट आर कलेक्टेड इनटू अ फंड कॉल्ड ईएसआई फंड। तो कोई भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है अंडर दिस एक्ट कहाँ पे डिपॉजिट होगा, ठीक है, कलेक्ट होगा ईएसआई फंड में। ठीक है, और इसको ईएसआई फंड कहा जाएगा और इसको मैनेज करेगा ईएसआई कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसको जो है ईएसआई कॉर्पोरेशन मैनेज करेगा। और कॉर्पोरेशन क्या क्या एक्सेप्ट कर सकता है, तो कॉर्पोरेशन चाहे वो ग्रांट हो इसको भी एक्सेप्ट कर सकता है, गिफ्ट्स हो इसको भी, डोनेशंस हो डोनेशंस भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि ईएसआई का रोल बहुत बड़ा है, कार्य बहुत ज्यादा है, तो इसको पैसे चाहिए। अब किससे ये एक्सेप्ट कर सकता है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, या किसी भी इंडिविजुअल से भी या ऑर्गेनाइजेशन से भी ये पैसा ले सकते हैं। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन हो या नहीं हो, ये पैसा ले सकते हैं। अच्छा, ऑल मनी ऑफ द फंड मस्ट बी डिपॉजिटेड विद आरबीआई। ठीक है, तो जितना भी पैसा है जो फंड में रिसीव हो रहा है, ये कहाँ पे डिपॉजिट करना होगा, इसको डिपॉजिट करना होगा आरबीआई में, या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अप्रूव्ड बैंक में, आरबीआई के अलावा अगर कहीं और कह रही है कि भाई स्टेट बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं आरबीआई में नहीं जमा करो, स्टेट बैंक में जमा करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई
दूसरा बैंक अप्रूव करती है तो वहां पे भी जमा किया जा सकता है। और इस जो अकाउंट किसके नाम से होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड अकाउंट। स्टैंडिंग कमेटी के पास जो है पावर, वो कॉरपोरेशन के पास पावर है कि ये अप्रूव कर सकती है, स्टैंडिंग कमेटी को ऑथराइज कर सकती है इसके ऑफिसर्स को टू ऑपरेट दिस अकाउंट, कौन सा, जो आरबीआई में या किसी और बैंक में चलेगा। ठीक है, तो ये उसको ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, अब ये जो पर्पज है, ये फंड किस लिए यूज होगा, तो भाई इसमें सब कुछ आता है, कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ भी पूछ ले यस का ऑप्शन आपको रखना है। तो द ईएसआई फंड कैन बी स्पेंड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, पेमेंट ऑफ बेनिफिट, किसी को सिकनेस बेनिफिट देना है, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा देना है। ठीक है, अलाउंसेज एंड फीस ऑफ मेंबर ऑफ ईएसआई जो है कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, रीजनल बोर्ड है, लोकल कमेटी है, सबके जो है अलाउंसेज, सैलरी, कोई केस चल रहा है ईएसआई का, उस केस में जो खर्चा आ रहा है, सब कुछ पैसा जो है लिटिगेशन का पैसा है, हॉस्पिटल बनाना है, डिस्पेंसरी बनानी है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को देना है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोगों को पैसा देना, ऑडिटिंग का जो खर्चा आएगा वो भी ईएसआई कोड का, जो ईएसआई को स्टेट गवर्नमेंट जो है ईएसआई कोड को मैनेज करती है, स्टेट गवर्नमेंट ईएसआई कोड को मैनेज करती है, इसको रन करने के लिए जो खर्चा आएगा वो भी, कोई डिक्री या अवार्ड, ये लिस्ट से कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो कोर्ट मैनेज कर रही है, ये कोर्ट ने कोई फाइन लगा दिया किस पे, ईएसआई पे, तो ईएसआई इस पैसे को वहां पे भी दे सकती है उस अवार्ड को फुलफिल करने के लिए, लीगल प्रोसीडिंग के लिए, किसी को पुनर्वास करवाना है, रिहेबिलिटेट करवाना है, या किसी अदर पर्पज के लिए ये फंड हर तरीके से यूज किया जा सकता है। तो वास्ट स्कोप है, ये आप जान के रखो, सैलरी वैलरी सब कुछ यहीं से जाएगी, सब कुछ कर सकता है ईएसआई, है ना, इस फंड से। ओके, आगे चलते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी, कुछ भी हो, आगे चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए और किस लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा ये कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली। और क्या परसेंटेज ऑफ कॉर्पोरेशन इनकम कैन बी स्पेंट ऑन देम, ये भी डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, द कॉर्पोरेशन कैन एक्वायर, होल्ड, सेल, ट्रांसफर, मॉर्गेज, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इट में इन्वेस्ट सरप्लस फंड, री इन्वेस्ट कर सकता है। तो जैसे आप इम्प्लॉई हो तो आपका पैसा कट के जा रहा है, एम्प्लॉयर भी पैसा दे रहा है, सारा पैसा कॉर्पोरेशन के पास आ रहा है, तो कॉर्पोरेशन के पास पावर है कि अगर उस पैसे का कहीं यूज नहीं है तो उसको इन्वेस्ट या री इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, विद सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायर सैंक्शन कॉर्पोरेशन में रेज लोन एज वेल, ठीक है, लोन भी दे सकता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन में क्रिएट प्रोविडेंट और बेनिफिट फंड फॉर इट्स स्टॉक ऑल्सो, ठीक है, स्टाफ ऑल्सो, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द कॉर्पोरेशन, all property acquired before the establishment of the corporation now vest in it। ठीक है, इसके साथ बिलोंग करती है, चाहे उससे पहले जो इन्होंने एक्वायर कर लिया है। रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी इंटर्ड इन कॉर्पोरेशन बुक ऑफ अकाउंट, तो इनको बेसिकली अपना बजट भी तो प्रस्तुत करना होगा, तो ये जो भी प्रॉफिट हो रहा है ये अपने अकाउंट में डाल के रखेंगे कि भाई ये हमारा है, अगर नहीं होता है तो फिर कैग की रिपोर्ट में वो झलक जाएगा, सारे लोग वो दंडित किए जाएंगे। अब बजट और एस्टिमेट की बात करें तो ये हर साल कॉरपोरेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना बजट, और उसमें बताना, जैसे हमारा गवर्नमेंट का बजट है वो शो करते हैं एस्टिमेट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट ईयर, ईएसआई का भी वही काम है, वही करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा फॉर अप्रूवल बाय प्रिस्क्राइब डेट एंड टाइम। द बजट मस्ट इंश्योर लायबिलिटीज, क्या उधारी देनदारी बाकी है, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग बैलेंस कितना अपने पास है, फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं है कॉर्पोरेशन, ये सारा का सारा इस बजट में इनको दिखाना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अकाउंट्स, द कॉर्पोरेशन मस्ट मेंटेन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो है ऑडिटिंग कैसे होगी, तो ऑडिटिंग का भी एक इंपॉर्टेंट रूल है कि ऑडिटिंग कौन करेगा, कैग या उसके द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर। ठीक है, ऑडिटेड एनुअली, ठीक है, ये कौन करेगा, एनुअली ऑडिट होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करेगा। कॉर्पोरेशन इसका सारा जो खर्चा आएगा इस ऑडिट में कौन वहन करेगा, हु विल होल्ड दिस इंटायर एक्सपेंसेस ऑफ दिस ऑडिटिंग बाय सीएजी, तो ये कॉर्पोरेशन ही करेगा, जितना भी खर्चा आ रहा है सीएजी ये ऑडिट कर रहा है सब वहन कौन करेगा, आपका कॉर्पोरेशन करेगा। सीएजी किसी को ऑथराइज भी कर सकता है, उसको पूरा राइट दे सकता है टू इंस्पेक्ट ऑफिसेज, डिमांड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, भाई ये दिखाओ, ये
आपका जो है अकाउंट सही नहीं है, ये बुक वगैरह बाउचर डॉक्यूमेंट सब कुछ। कैग फिर ये इस अकाउंट को जो है सर्टिफाई करेगा एंड ऑडिट रिपोर्ट सेंड कर देगा कॉर्पोरेशन को। ठीक है, कॉर्पोरेशन फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एनुअल रिपोर्ट जो है ये फाइनली जो है लेड की जाएगी कहाँ पे, पार्लियामेंट के सामने। ठीक है, पार्लियामेंट के सामने। तो ये ऑडिटिंग का मैकेनिज्म है। ठीक है, तो कैग के पास पूरा पावर है। बस एक चीज याद रखना कि इसका जो भी खर्चा है वो कौन वहन करेगा, कॉर्पोरेशन। बजट, ऑडिटेड अकाउंट एंड एनुअल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, तो जितना भी असेट है कॉर्पोरेशन के पास, कॉर्पोरेशन कितना अमीर है, इसका जो जायजा कितने दिन में लिया जाएगा, हर 5 साल में एटलीस्ट एक बार वैल्यूएशन करवाना होगा। द कॉर्पोरेशन मस्ट गेट इट असेट एंड लायबिलिटीज वैल्यूड बाय अप वैल्यूअर, और इस वैल्यूअर को कौन अप्रूव करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, और ये 5 साल में एक बार करवाना है, इन 5 years, वंस इन अ 5 year, राइट। फिर आता है कंट्रीब्यूशन, ऑल एम्प्लॉयज टू बी इंश्योर्ड। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में सेक्शन 38 में ऑल एम्प्लॉयज टू बी इंश्योर्ड, जो भी इस एक्ट के तहत आते हैं उन सबका इंश्योरेंस कंपलसरी है, मैंडेटरी है। 39 में कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एम्प्लॉयर का शेयर और एम्प्लॉय का शेयर। ठीक है, ये दोनों किसको दिया जाएगा, कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा। रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन एक्सीड नहीं कर सकती है, किस रेट से, जो कि ईएसआई अमेंडमेंट एक्ट 1989 ने रेट बताया है, इस रेट से एक्सीड नहीं कर सकते। लेकिन ये उससे कम में डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। वेज पीरियड क्या होगा, तो जनरली अ मंथ होता है, जनरली अ मंथ is the unit for which contribution are calculated. Contribution for each wage period become due on the last day of that period, यानी अगर आपका जो है सैलरी का 1 तारीख की सैलरी का डेट है, ठीक है, तो 1 तारीख को सैलरी आपको मिलती है, तो 1 ही तारीख को ये ड्यू हो जाएगा ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन, है ना, ड्यू हो जाएगा ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब यहाँ पे ये देखना कि 5A में इफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डिलेज द पेमेंट, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि बीएसएनएल है ना, बीएसएनएल है। अब बीएसएनएल के पास जो है काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा वर्क जो इसके रेगुलर वर्कर करेंगे। ठीक है, और कुछ के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यानी आपको डेली वेज वर्कर वाले तरीके से लोग चाहिए, जिसको फिक्स टर्म वर्कर भी हम कहते हैं, फिक्स टर्म वर्कर चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अब इसके लिए ये किसके पास जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्टर जो है इनको ये फिक्स टर्म वर्कर बीएसएनएल को दे देगा, तो इमीडिएटली इनको एम्प्लॉय कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर इज इमीडिएट एम्प्लॉयर, है ना। कॉन्ट्रैक्टर क्या है, इमीडिएट, इनका बीएसएनएल से कुछ लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ है। लेकिन जहां काम कर रहे हैं ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ना, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो कुछ भी जो है, चाहे इनको चोट लग गया, कुछ भी है, इंश्योरेंस का पैसा है, कुछ भी है, इमीडिएटली वो पैसा कौन देगा, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमेशा देगा। बाद में वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन वसूल दैट पैसा फ्रॉम दैट इमीडिएट एम्प्लॉयर, है ना, ही कैन टेक दैट मनी फ्रॉम दैट इमीडिएट एम्प्लॉयर, राइट। लेकिन इनिशियली वो पैसा किसको देना पड़ेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, सॉरी। तो यहाँ पे लिखा है इफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डिलेज द पेमेंट, तो इसको सिंपल इंटरेस्ट के साथ 12% पर एनम या उससे ज्यादा, ठीक है, लेकिन बैंक रेट से ज्यादा नहीं, इसको पैसा मतलब इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को किसी एम्प्लॉय का क्या जमा करना है, ईपीएफ जमा करना है। ठीक, अच्छा, जो रेगुलर वर्कर है उनके लिए तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बीएसएनएल ही है। ठीक है, तो लेट से कि राम का पैसा जमा करना है, 30 तारीख को इसकी ड्यू डेट है, और इसको जो है 30 तारीख को बीएसएनएल ने नहीं जमा किया, 1 महीने बाद वो अगले महीने में जमा कर रहा है, तो ये 12% एनुअल के हिसाब से जो भी 1 महीने का बनता है वो इंटरेस्ट जो है बीएसएनएल देगा 12% के हिसाब से। अनपेड कंट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट कैन बी रिकवर्ड इन एरियर्स एज अ लैंड रेवेन्यू, तो हमेशा किसी भी एक्ट में लेबर लॉ को, तो जो रिकवरी है वो कैसे होगी, वो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में होगी, जैसे लैंड रेवेन्यू की रिकवरी होती है उस तरह से रिकवर किया जाएगा पैसा, कोई भी एक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन देख लिया हमने। अब आते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टांस, वही बात हमने कही है। ठीक है, इमीडिएट एम्प्लॉयर से बाद में वसूल कर सकता है, एम्प्लॉय का शेयर शुरू में कौन देगा,
आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मस्ट पे बोथ कंट्रीब्यूशंस, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, फॉर ऑल एम्प्लॉइज वेदर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और बाय इमीडिएट एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर। दोनों का पैसा कौन देगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा। बाद में वो ले सकता है, लेकिन शुरू में कौन देगा? ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, यानी जो मेन मालिक है, जहाँ पे वो वर्कर काम कर रहा है। ठीक है, फॉर डायरेक्टली एम्प्लॉयड वर्कर्स एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर कैन रिकवर एम्प्लॉय शेयर बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम वेजेस। तो शुरू में तो चाहे वो एम्प्लॉय का शेयर हो चाहे वो एम्प्लॉयर का शेयर हो, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही भरता है। बाद में उसकी सैलरी से वो ले सकता है ना, सैलरी से कट कर लेगा। चलिए, नो एक्सेस डिडक्शन अलाउड। ठीक है, कैन नॉट बी रिकवर्ड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और वेज डिडक्शन, क्योंकि दिस फॉर्म्स अंडर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, है ना। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आपको कहीं भी देखने को मिलेगा। तो लेट्स से कि रमेश इज वर्किंग इन अ कंपनी, और इसका जो है, ये कंपनी का जो मालिक है, ऑनर ऑफ द फैक्ट्री, उससे इसने कुछ उधार लिया है। तो ये उधार लेने के लिए जो रमेश ने, जो ऑनर है कंपनी का, इससे इसने कुछ बोरो किया है ना, बोरो किया है। लेकिन ये जो ऑनर है, ये इसका ईपीएफ के पैसे से वो बोरोड मनी नहीं रिकवर कर सकता है, इसको ईपीएफ डिपॉजिट करना ही करना पड़ेगा। अगर ये रिकवर करता है, ईपीएफ को काट के इस तरह का कुछ काम करता है, तो वो पनिशबल है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देखी। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मस्ट बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रेमिटिंग कंट्रीब्यूशन टू द कॉर्पोरेशन, जो भी है ये सब ये देखेगा। रिकवरी ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इमीडिएट एम्प्लॉयर, बाद में वो सेटल करेगा कि कैसे लेना है पैसा। ठीक है, तो बेसिक बेसिक बातें हैं। जनरल प्रोविजन फॉर पेमेंट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इफ एम्प्लॉइज एवरेज डेली वेज ड्यूरिंग द वेज पीरियड आर बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज पेएबल। तो ये सारा कौन भरेगा? एम्प्लॉयर भरेगा। एवरेज डेली वेज आर कैलकुलेटेड एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। एवरी प्रिंसिपल इमीडिएट एम्प्लॉयर मस्ट सबमिट रिटर्न एज प्रिस्क्राइब्ड टू द कॉर्पोरेशन गिविंग डिटेल्स ऑफ पर्सनल इम्प्लाइड टू द एंड एस्टेब्लिशमेंट डेटा। तो यही है कि उनको साल में एक बार रिटर्न फाइल करना है, ये सारी चीजें, कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे कॉर्पोरेशन बिलीव रिटर्न वाज नॉट सबमिटेड, इट मे रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ टू द वेरीफाई एप्लीकेबिलिटी, कि भाई इसने इतना रिटर्न नहीं भरा है। तो ये आईटीआर की तरह से चीजें हैं। एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो ये समझने वाली बातें हैं, इनको समझाना नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। वहां अब तक हमने जो डिस्कस किया, दोज वर बट ऑब्वियस वाली चीजें थी, है ना, कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको इसको इंपॉर्टेंट मार्क रखना, इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये कमिश्नर और हमने वो देखा था डीजी, इससे अलग है ये ऑफिसर। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन इसको में अपॉइंट इंस्पेक्टर टू इन्फोर्स दिस एक्ट, है ना। तो आप जो ईओ एओ बन के जाते हो, वही है ये इंस्पेक्टर, है ना, इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर कौन है? ईओ और एओ। तो जो ये ईओ है, यही इंस्पेक्टर इसी को कहलाते हैं। तो कॉर्पोरेशन में अपॉइंट इंस्पेक्टर ग्रुप बी ऑफिसर है। तो ग्रुप बी और ए ऑफिसर अगर है, ए एंड बी, तो बेसिकली इनके अपॉइंटमेंट के लिए यूपीएससी का कंसल्टेशन जरूरी होता है। चाहे आप ईपीएफ एक्ट देखो, चाहे ईएसआई एक्ट देखना, दोनों में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंस्पेक्टेड अथराइज ऑफिशियल्स में, ठीक है, इंस्पेक्टेड और अथॉराइज्ड ऑफिशियल्स में आस्क एम्प्लॉयर्स फॉर एनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इनको लगा कि कोई चीज जो है फॉलो नहीं की जा रही है, ये कंपनी के प्रीमाइस में जाएंगे, वहां से उनसे जो है कुछ भी मांग सकते हैं। कोई रिकॉर्ड मांग लिया, अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर को एग्जामिन कर सकते हैं, एजेंट को कर सकते हैं, कॉपी ऑफ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एनी अदर पावर अगर उनको ग्रांट की गई है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉर्पोरेशन के हिसाब से जो भी प्रिस्क्राइब्ड पावर है, उस हिसाब से ये फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये जाके कंपनी के अंदर जो है जांच वगैरह कर सकते हैं। तो इनके पास एक तरह से ये डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट पर्सन है विद फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट से, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा वो इंस्पेक्टर है। अब 45A में डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस की बात की गई है। कहा गया है कि अगर एम्प्लॉय फेल कर जाता है टू मेंटेन और सबमिट रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिकॉर्ड्स, ठीक, अंडर सेक्शन 44, और प्रिवेंट इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर ने कुछ अकाउंट बुक, डेटा बुक मांगी, उसने नहीं दिया, या इंस्पेक्टर को अंदर घुसने ही नहीं दिया, तो कॉर्पोरेशन में डिटरमाइन पेएबल कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो भी होगी कॉर्पोरेशन उस पर डिसाइड कर सकता है,
बिफोर पासिंग सच ऑर्डर एम्प्लॉयर मस्ट बी गिवन अ चांस टू बी हर्ड। ठीक है, तो इस तरह का अगर कॉर्पोरेशन कुछ करने जा रहा है तो उससे पहले एक चांस देगा, किसको, एम्प्लॉयर को। सच ऑर्डर सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ कॉर्पोरेशन क्लेम एंड कैन बी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो यही चीजें हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन के पास अनलिमिटेड पावर है, ये याद रखना। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट टू रिकवरी, है ना, तो व्हेन एरियर एग्जिस्ट एन अथराइज्ड ऑफिसर इश्यू सर्टिफिकेट टू रिकवरी ऑफिसर स्पेसिफाइंग अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू है जो है अगर एरियर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर से पैसा लेना है, एरियर्स है, तो एरियर को वो पैसा कौन लेगा, तो एक रिकवरी ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाएगा, मतलब पहले से रहेगा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इस एम्प्लॉयर से इतना पैसा लेना है, राइट। तो इस एम्प्लॉयर से इतना पैसा लेना है, ड्यू है, तो रिकवरी ऑफिसर में रिकवर अमाउंट बाय अटैचमेंट ऑफ सेल ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरेस्ट या डिटेंशन कर सकता है, अपॉइंटमेंट कर सकता है ऑफ रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो 3 पावर यहाँ पे बताई गई है। तो या तो ये कुछ सेल कर सकता है ना, या उस कंपनी को किसी को दे के चलवा सकता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या अरेस्ट या डिटेंशन कर सकता है। ठीक है, रिकवरी इज फर्स्ट डन फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट प्रॉपर्टी। तो पहले तो जितना भी एरियर पैसा बाकी है, कोशिश करना कि वो सारा का सारा कहाँ से हो जाए, जो इस्टेब्लिशमेंट है वहां से। अगर नहीं हो पा रहा है इस्टेब्लिशमेंट से, तो एम्प्लॉयर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी हाथ लगाया जा सकता है, ये समझने की मतलब है। ठीक है, लेकिन इसको सेकंड टाइम पे जाएंगे, है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी। अब इसके लिए सर्टिफिकेट कैन बी इश्यूड इवन इफ अदर रिकवरी मोड्स आर ऑनगोइंग, है ना। चलिए 45D में क्या है, रिकवरी ऑफिसर टू हुम सर्टिफिकेट इज सेंट। ठीक है, सर्टिफिकेट सेंट टू रिकवरी ऑफिसर विद इन हुज एरिया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कैरी किया जा रहा है या बिजनेस कैरी किया जा रहा है या फैक्ट्री है, एम्प्लॉयर जहां रिसाइड कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टी है वहां भी। अगर एम्प्लॉयर हैज प्रॉपर्टी इन मल्टीपल जुरिस्डिक्शन, तो सर्टिफिकेट और कॉपी में भी फॉरवर्डेड टू अदर रिकवरी ऑफिसर फॉर कंकरेंट रिकवरी। ठीक है, कि भाई एक से ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो एक से ज्यादा लोगों के पास ये रिकवरी सर्टिफिकेट भेजा जा सकता है, कॉर्पोरेशन भेज सकता है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि रिकवरी कैसे होगी। आगे चलते हैं, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट। तो एक बार अगर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया गया, वंस इश्यूड, एम्प्लॉयर कैन नॉट डिस्प्यूट अमाउंट। ठीक है, अमाउंट को डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि नहीं भैया इतना नहीं इतना है। अथराइज्ड ऑफिसर कैन विड्रॉ और करेक्ट इरर, क्लर्कियल या अर्थमेटिकल इरर अगर है तो अथराइज्ड ऑफिसर इसको सही कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर नहीं कर सकता डिस्प्यूट, है ना। इन्फॉर्म रिकवरी ऑफिसर ऑफ एनी सच चेंज। तो जो अथराइज्ड ऑफिसर है वो रिकवरी ऑफिसर को बोलेगा भैया जो सर्टिफिकेट आपको भेजा गया है वो थोड़ा सा गलत है, इतना चेंज है, इतना नहीं, इतना पैसा लेना है। तो ये अथराइज्ड ऑफिसर का काम है। ठीक है, तो एक बार सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, एम्प्लॉयर कैन नॉट डिस्प्यूट अमाउंट बिफोर रिकवरी ऑफिसर। किसके सामने कर सकता है, रिकवरी ऑफिसर के सामने कुछ नहीं कर सकता। रिकवरी ऑफिसर का काम है इसको सर्टिफिकेट मिला तो इसको पैसा लेके आना है। ठीक है, ये अथराइज्ड ऑफिसर के पास जा सकता है, इससे ऊपर वाला। ठीक है, अब ये जो अथराइज्ड ऑफिसर है ये कुछ कर सकता है, अगर इसने कुछ घटा बढ़ा दिया तो ये इसको इंटीमेशन देगा, किसको, रिकवरी ऑफिसर को। इन्फॉर्म रिकवरी ऑफिसर ऑफ एनी सच चेंज, है ना, या क्लर्कियल मिस्टेक या कुछ और है। स्टे अमेंडमेंट या विड्रॉल ऑफ सर्टिफिकेट। तो अथराइज्ड ऑफिसर में ग्रांट टाइम फॉर पेमेंट, ठीक है भैया समय ले लो। ठीक है, और रिकवरी ऑफिसर मस्ट स्टे प्रोसीडिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। रिकवरी ऑफिसर उस समय में जाके वसूलेगा नहीं, वसूली नहीं करेगा। रिकवरी ऑफिसर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी पेमेंट और टाइम एक्सटेंशन, उसको बताना होगा, नहीं तो उसका काम है वो अगर एक बार गया तो वो पैसा लेके आएगा। ठीक है, तो इट इज ड्यूटी ऑफ अथराइज्ड ऑफिसर टू इन्फॉर्म recovery officer about any such type of the changes if demand is reduced by appeal to the court। ठीक है, रिकवरी फॉर दैट रिड्यूस्ड पोर्शन इज स्टेड अंटिल अपील एंड्स। ठीक है, लेट्स से कि 100 रुपया लेना है रिकवरी ऑफिसर को और अपील हुई कोर्ट में और कोर्ट ने 50 रुपए का इसको वो दे दिया, तो या स्टे लगा दिया है 50% पे, तो 50% नहीं, बाकी जो 50% बचा है वो रिकवरी ऑफिसर वसूल सकता है। वंस अपील बिकम फाइनल, सर्टिफिकेट मस्ट बी अमेंडेड या विथड्रॉन अकॉर्डिंगली। अपील फाइनल हो गई, स्टे हट गया, कोर्ट का डिसीजन आ गया कि इतना नहीं इतना देना है, तो उस हिसाब से रिकवरी ऑफिसर प्रोसीड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, मेरे ख्याल से बहुत डिटेल हो रहा है ना। अदर मोड्स ऑफ रिकवरी, इवन आफ्टर इशूइंग सर्टिफिकेट, जो डीजी है या अथराइज्ड ऑफिसर जो है, में रिकवर ड्यूज थ्रू अदर मोड्स।
एनी पर्सन हु ओज मनी टू द एम्प्लॉयर, कहने का मतलब है अब कुछ पैसा जो है कॉरपोरेशन का रिकवर करना है, किसको, कॉरपोरेशन को रिकवर करना है फ्रॉम एम्प्लॉयर, किसी स्टैब्लिशमेंट से। यहाँ पे समझना सिंपल टर्म में, किसी एम्प्लॉयर से कॉरपोरेशन को कुछ पैसा लेना है ना, कॉरपोरेशन को कुछ पैसा लेना है। तो कॉरपोरेशन को लगा कि कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कॉरपोरेशन का पैसा है, तो ये इससे मांग सकता है ना। और यहाँ पे इसका जो है कहेगा कि भैया तुम्हारा इससे हिसाब खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ समझना। तो any person who owes money to employer may be asked to deduct arrears by pay directly to corporation। तो कॉरपोरेशन इससे बोलेगा कि भैया तुम उसको ना देके हमको दे दो, है ना, हमको दे दो। अथराइज्ड ऑफिसर कैन इश्यू नोटिस टू बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरर एक्सेट्रा होल्डिंग मनी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे ड्यू अमाउंट डायरेक्टली टू कॉरपोरेशन, राइट, डायरेक्टली आप कॉरपोरेशन को पे कर दो। अगर नहीं करते तब उनको नोटिस इश्यू की जाती है। एनी लेटर क्लेम ऑन सच प्रॉपर्टी इज वाइड आफ्टर नोटिस, ठीक है। और इफ नोटिस रिसीव्ड फॉल्सली डिनाइज होल्डिंग मनी ही बिकम्स पर्सनली लायबल, ठीक है, कि इसने बोला कि भैया हम पैसा नहीं लिए हैं, हमें नहीं देना है, लेकिन इनको देना है, ठीक है। तो कॉरपोरेशन कहेगा कि भैया तुम्हारे पास इतना ये निकल के आ रहा है डेटा, तुमको इतना पैसा देना है, तो नाउ यू बिकम लायबल। अब ये एम्प्लॉयर को नहीं देना, ये पैसा तुमको पे करना है ना। नाउ यू बिकम लायबल टू पे दैट मनी। आफ्टर पेमेंट अ रिसीव्ड डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टू एम्प्लॉयर, ठीक है। लेट्स से कि इसने पेमेंट कर दिया कॉर्पोरेशन को, तो एम्प्लॉयर को जो पैसा देना है उस लायबिलिटी से ये डिस्चार्ज हो गया है, फ्री हो गया है, ठीक है। इफ ही फेल्स टू कंप्लाई ही इज ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर इन डिफॉल्ट, ठीक है, एम्प्लॉयर इन डिफॉल्ट एंड रिकवरी में भी प्रोसीड अगेंस्ट him too। Corporation can approach court holding employers money to receive recovered dues। Corporation can recover arrears, ठीक है, by distracting and sealing a immovable property following the income tax act 1961 एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ तक देख ली। अब बात करो डेफिनेशन है। तो यहाँ पे अथराइज्ड ऑफिसर कौन है, सबसे अब तक हम लोग सुन के आ रहे हैं कि अथराइज्ड ऑफिसर ये कर सकता है, अथराइज्ड ऑफिसर ये कर सकता है। मान लो जो रिकवरी ऑफिसर है इसके पास कोई पावर नहीं, इसको सर्टिफिकेट मिल गया रिकवरी ऑफिसर को, तो ये रिकवरी करने जाएगा ही। और जो एम्प्लॉयर है ये भी जो है ये डिस्प्यूट नहीं कर सकता रिकवरी ऑफिसर से कि इतना पैसा नहीं इतना पैसा है। ही कैन अप्रोच टू अथराइज्ड ऑफिसर कि ये गलती है इसको सही करिए, या इतना पैसा नहीं इतना था, तो ये अथराइज्ड ऑफिसर के पास जाएगा। आप अथराइज्ड ऑफिसर कोई चेंज कर सकता है। तो अथराइज्ड ऑफिसर हो कौन सकता है, तो एक तो डायरेक्टर जनरल हो सकता है ऑफ ESIC, इंश्योरेंस कमिश्नर हो सकता है ना, इंश्योरेंस कमिश्नर हो सकता है, ज्वाइंट या रीजनल डायरेक्टर हो सकते हैं, और एनी ऑफिसर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब रिकवरी ऑफिसर कौन है, एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ESI का ऑफिसर अथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू परफॉर्म रिकवरी ड्यूटीज, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी, रिकवरी ऑफिसर कौन है या आपका अथराइज्ड ऑफिसर कौन है। अब बेनिफिट्स की बात करें, थोड़ा सा 1 सेकंड का पॉज। तो बेनिफिट के लिए कौन एलिजिबल है, इंश्योर्ड पर्सन जिसका इंश्योरेंस हो रखा है, कंपनी में काम कर रहा है, उसके डिपेंडेंट और अदर इंटाइटल्ड पर्सन जो कि एलिजिबल हैं फॉर द फॉलोइंग बेनिफिट अंडर दिस एक्ट। तो सिकनेस एक्ट, ठीक है। तो इंश्योर्ड पर्सन अगर इसकी डेथ हो गई तो उसको डिपेंडेंट, या डिपेंडेंट नहीं है तो कोई और इंटाइटल्ड पर्सन है तो उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अभी समझाता हूँ कि लेट से कि इंश्योरेंस का कुछ पैसा है या मेडिकल बेनिफिट का कुछ पैसा है, ठीक है, या आपका फ्यूनरल अमाउंट है, तो ये इसके मरने के बाद तो कोई तो होगा जिसको दिया जाएगा। तो ये लोग हैं, डिपेंडेंट है, इंटाइटल्ड पर्सन है, या एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग अंडर दिस एक्ट, इंश्योर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो सिकनेस बेनिफिट, तो ये पीरियोडिक पेमेंट होता है। सिकनेस बेनिफिट इज अ पीरियोडिक पेमेंट ड्यूरिंग सर्टिफाइड सिकनेस बाई एन अथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, अथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो इसको सिकनेस बेनिफिट दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कंडीशन क्या होगी कि किस बेस पे जो है सिकनेस बेनिफिट दिया जाएगा, किस तरह की सिकनेस पे सिकनेस बेनिफिट दिया जाएगा। क्या एक दिन जुकाम हो गया तो सिकनेस बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। रेट क्या होगा, किस रेट पे सिकनेस बेनिफिट दिया जाएगा, पीरियड ऑफ द पेमेंट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ऑल थिंग विल बी डिसाइडेड बाई सिकनेस बेनिफिट। तो सिकनेस बेनिफिट कैश कंपनसेशन है
व्हेन इंश्योर्ड पर्सन कैन नॉट वर्क ड्यू टू इलनेस। ये सिंपल सा टर्म समझना, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो जाती हैं, जो जहां से प्रश्न बनेगा। अभी तक जो है रिकवरी ऑफिसर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, लेकिन और उससे पहले वाले पार्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। मैटरनिटी बेनिफिट, तो दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक पेमेंट टू एन इंश्योर्ड वुमन ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, मिसकैरियज हो, इलनेस ड्यू टू प्रेगनेंसी हो, या प्रीमेच्योर बर्थ हो, इन सब में इसको मैटरनिटी बेनिफिट का लाभ मिलना चाहिए। अब ये भी यहाँ पे जो भी है कंडीशन, रेट, पीरियड, ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, राइट। डिसेबलमेंट बेनिफिट, तो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक पेमेंट, ठीक। पीरियोडिक पेमेंट टू इंश्योर्ड पर्सन हु सफर्स डिसेबलमेंट ड्यू टू एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी, है ना। तो इंजरी ड्यू टू जॉब, ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी के वो कैटेगरी में आता है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से कुछ हो रहा है तो इनको ये बेनिफिट दिए जाएंगे। डिपेंडेंट बेनिफिट क्या होता है? पेमेंट टू डिपेंडेंट या फैमिली मेंबर ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन हु डाइज ड्यू टू एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी, सेक्शन 52, गेट बेनिफिट एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। तो इफ नो डायरेक्ट डिपेंडेंट, the benefit goes to other dependent as prescribed by the rules। मेडिकल बेनिफिट है तो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस फॉर इंश्योर्ड पर्सन है। फ्यूनरल एक्सपेंस में क्या क्या है? तो फ्यूनरल एक्सपेंस में इस एक्ट के तहत, ईएसआईसी एक्ट के तहत, ठीक है, ईएसआईसी एक्ट के तहत जो फ्यूनरल बेनिफिट है, ये 15,000 फ्यूनरल के लिए दिया जाएगा। अच्छा, ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है ना, इसके तहत ये 15,000 हुआ, उससे पहले 10,000 था, ठीक है, 10,000 था, ठीक है। तो ये 15,000 फ्यूनरल बेनिफिट दिया जाएगा। तो फ्यूनरल बेनिफिट किसको दिया जाएगा? पेमेंट टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग फैमिली मेंबर, या जिसने फ्यूनरल का खर्चा उठाया हो, दोनों में से किसी एक को। अच्छा, जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिखेगा नहीं आप लोगों को, जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है, 1923, बाद में हम इसका नाम चेंज करके एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया है ना। तो दिस एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के तहत जो है फ्यूनरल बेनिफिट कितना है? 5,000 रुपए का, है ना, 5,000 रुपए का। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखना, किसी को जो आपका एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट जो है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के तहत कोई बेनिफिट मिला हो, उसी तरह का कोई बेनिफिट आपका ईएसआईसी की तरफ से नहीं दिया जा सकता, है ना। या ईएसआईसी के थ्रू कोई बेनिफिट मिला हो तो सिमिलर बेनिफिट इस एक्ट के तहत नहीं दिया जा सकता। ये चीज ध्यान रखोगे आप लोग, राइट। अमाउंट लिमिटेड टू मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अभी 15,000 है। क्लेम टू बी मेड विद इन 3 मंथ, किसी की डेथ हुई है तो उसके 3 महीने के भीतर क्लेम मेड किया जा सकता है, ठीक है, उसके बाद नहीं, ऑफ डेथ। इसको ईएसआई के पास पावर है कि इसको एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट, ईएसआई कॉर्पोरेशन में एक्सटेंड मेडिकल बेनिफिट टू फैमिली मेंबर्स एज वेल, ठीक है, ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इफ रिक्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट एंड एज पर द रेगुलेशंस। अच्छा, जो रिटायर्ड हो गए, ठीक है, उनके डिपेंडेंट को तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो स्पाउस को, जो पर्सन जो एम्प्लॉय था और उसकी पत्नी को जो बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, मेडिकल बेनिफिट दिया जा सकता है अगर वो फिर भी कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं तो, है ना, ऑन द बेसिस कि वो कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिसेबलमेंट बेनिफिट, तो डिसेबलमेंट हमने बात की थी कि डिसेबलमेंट कितने तरीके की हो सकती है। एक टेम्परेरी, दूसरा परमानेंट, ठीक है। अब परमानेंट में भी दो तरीके दिए गए हैं, वन इज टोटल, वन इज पार्शियल। अब टेम्परेरी जो डिसेबलमेंट है, लेट से किसी को, अब ये डिसेबलमेंट बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो कंपनी के प्रीमाइस में काम करते हुए उसको चोट लगी हो या घायल हुआ हो। कुछ जो है एक्सेप्शंस हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट से कि ये जो है टेम्परेरी बेनिफिट में एटलीस्ट ये इतना इसको चोट लगनी चाहिए या इतना इसको इंजरी इस तरह की हो जिसकी वजह से वो 3 दिन से ज्यादा काम ना कर पाने की स्थिति में हो, ठीक है, 3+ डेज के लिए ये इंजर्ड हो,
ठीक है, यानी 3 दिन के भीतर अगर कोई लगी हुई चोट है सही हो जा रही है तो वो इस डिसेबलमेंट बेनिफिट के लिए, टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, अब ये जो परमानेंट डिसेबलमेंट है, तो लेट से यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया है कि कितना डिसेबलमेंट हुआ है, कि क्या इस जो डिसेबलमेंट से इसका वर्क जो है वो कितना अफेक्टेड हुआ है, उस बेस पे डिसाइड किया जाता है। पार्शियल में कि वो काम करने लायक है विद सर्टेन लिमिटेशंस, तो पार्शियल डिसेबलमेंट में आएगा। लेट से कि एक उंगली कट गई, ठीक है, टोटल डिसेबलमेंट में कि वो जिस तरह का काम करता था वो काम परफॉर्म करने के लायक ही ना बचा हो, तो वो टोटल डिसेबलमेंट है। ठीक है, तो ये 3 तरह के डिसेबलमेंट हमने देखे हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट हमने बताया कि 3 दिन, एटलीस्ट 3 दिन तक वो डिसेबल हो, व्हेन डिसेबिलिटी लास्ट एटलीस्ट 3 डेज, तब इसको ये बेनिफिट मिलेगा। 3 दिन से कम हुआ तो नहीं। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन को छोड़ के, है ना, उस दिन को छोड़ के। पेड एट रेट ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। परमानेंट ये है तो पेबल एज प्रिस्क्राइब्ड रेट एंड पीरियड डिपेंडिंग ऑन लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, कितना हुई है उस पर, वही चीजें हमने बात की हैं। अब सेक्शन 51 है प्रिजम्पशन एज टू एक्सीडेंट। ठीक है, एनी एक्सीडेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, है ना, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज प्रिज्यूम टू अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। कहने का तात्पर्य ये है कि एक फैक्ट्री में कोई है, ये फैक्ट्री प्रीमाइस है, अब ये यहाँ पे काम कर रहा है, प्रीमाइस हो या फैक्ट्री के काम से कहीं बाहर गया हो, लेकिन वो वर्क है वो किसका हो, फैक्ट्री का हो या एस्टेब्लिशमेंट का हो, कहीं बाहर गया हो, तो इस समय कोई एक्सीडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है एम्प्लॉय का, तो वो जो है किस कैटेगरी में आएगा, वो जो है एम्प्लॉयमेंट इंजरी की कैटेगरी में आएगा, और इसको डिसेबलमेंट बेनिफिट एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। एक्सीडेंट इन ब्रीच ऑफ रूल्स, अब यहाँ पे देखना, इवन इफ एम्प्लॉय एक्ट्स अगेंस्ट लॉ, ठीक है, यानी कुछ कि हम हेलमेट पहन के जाना है, मास्क लगाना है, इस वजह से ये रूल है और फॉलो नहीं किया, फिर इंजरी आई, अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है कोई एम्प्लॉय, एक्ट अगेंस्ट लॉ भी जा रहा है, एम्प्लॉयर के ऑर्डर के या विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन कि यहाँ जाना मना है फिर भी जा रहा है उस एरिया में, एक्सीडेंट इज ट्रीटेड एज अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर accident would still qualify if act wasn't in breach and the act was done for employer's trade या business purposes, वो काम एम्प्लॉय के द्वारा किया गया हो कि एम्प्लॉयर का ट्रेड या बिजनेस प्रॉफिट हो सके उसकी वजह से, तो ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी की कैटेगरी में फॉल होगा और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। राइट, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 51 हमने ये देख लिया है, डिस्कस किया है कि एक्सीडेंट वाइल ट्रेवलिंग इन एम्प्लॉयर्स ट्रांसपोर्ट ट्रीटेड एज एम्प्लॉयमेंट इंजरी इफ, ठीक है, कि एम्प्लॉयर की कोई ट्रांसपोर्ट है, उसमें आप ट्रेवल कर रहे हो, एम्प्लॉयर का कोई ट्रांसपोर्ट है, लेट से वो आपको लाने जाने के लिए बस की व्यवस्था किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप जा रहे हो, ठीक है, द एम्प्लॉय वॉज ट्रेवलिंग टू या फ्रॉम वर्क प्लेस, काम की जगह से या काम के लिए जा रहा है, ठीक है, विद एम्प्लॉयर्स परमिशन, ठीक है, ऑब्वियसली काम अगर वो बस की व्यवस्था किया है तो वो एम्प्लॉयर की परमिशन है उन लोगों को मंगवाने के लिए। व्हीकल वाज ऑपरेटेड बाय एम्प्लॉयर या ऑन एम्प्लॉयर्स बिहाफ कोई और चला रहा हो, कंपनी का ड्राइवर, ठीक है, व्हीकल वाज नॉट अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई सरकारी बस नहीं हो, याद रखना एम्प्लॉयर की हो, ठीक है। व्हीकल इंक्लूड तो क्या क्या हो सकता है, शिप हो सकता है, ठीक है, बोट हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सेक्शन 51D एक्सीडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अच्छा, तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन किसी फैक्ट्री में आ गई, ठीक है, किसी फैक्ट्री में आ गई, अब काफी लोग मान लो एक शेड के नीचे दब गए, है ना, शेड के नीचे दबे हुए हैं, घायल हैं, अब इनकी हेल्प करने के चक्कर में कोई इम्प्लॉय अगर इंजरी हो जाती है, उसको इंजर्ड हो जाता है, तो इसको भी जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट मिलेगा एक्सीडेंट का, ठीक है, डिसेबलमेंट बेनिफिट या जो भी है ये बेनिफिट दिया जाएगा। चलिए, ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग, एम्प्लॉयमेंट इंजरी की कैटेगरी में फॉल होगा। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है, इफ अ पर्सन वर्किंग इन अ सर्टेन स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन, अभी इसको स्पेसिफाई किया गया है पार्ट ए बी सी ऑफ शेड्यूल 3 में, इसी के, गेट्स अ डिजीज पेक्यूलियर टू दैट जॉब इट इज ट्रीटेड एज एम्प्लॉयमेंट इंजरी। कहने का मतलब है कि
ये जो कौन कौन सा है इस शेड्यूल में, एबीसी तरह की कौन सी इंडस्ट्री है वो आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। लेट से कोई इंडस्ट्री है जहां पे सल्फर का काम हो रहा है, सल्फर इमिट हो रहा है, या कोई जो है हजार्डस केमिकल है, ठीक है, तो इसको तुरंत तो इंजरी होगी नहीं कि एक दिन में हो गया। तो लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से इसको कोई जो है दिक्कत हुई, तो ये जो है ऑक्यूपेशनल इंजरी के कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला जो एक्ट है हमारा फैक्ट्री एक्ट, वो कहता है कि ये जो ऑक्यूपेशनल इंजरी है, ऑक्यूपेशनल इंजरी है, आप एक ही तरह के किसी एम्प्लॉयमेंट में हो, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो, 5 महीना एम्प्लॉयर ए के यहाँ काम किया, 5 महीना बी के यहाँ काम किया, और 5 ही महीना या 1 साल जो है सी के यहाँ काम किया, और आपको कोई एक्सपोजर हुआ है, लेट से लंग कोई डिजीज हो गई, ठीक है, फ्यूम इंडस्ट्री है तीनों की, तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं अपने शेयर के हिसाब से। यानी ये जो 5-5 महीने वाले ये 50% शेयर मिला के देंगे, और 1 साल वाला ये 50% शेयर देगा, एम्प्लॉयमेंट इंजरी की कैटेगरी में, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में आएगा, याद रहेगा। माइनर डेवलपिंग लंग डिजीज ये ऑक्यूपेशनल डिजीज का है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज आप लोगों को समझ में आ गया। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन कैन ऐड न्यू एम्प्लॉयमेंट या डिजीज टू शेड्यूल 3 बाय नोटिफिकेशन, यानी ऑक्यूपेशनल डिजीज की कैटेगरी में गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन कोई नई बीमारी को डाल सकता है, ठीक है। नो बेनिफिट फॉर डिजीज अनलेस इज कॉज बाय डायरेक्टली बाय एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बार ऑन डबल कंपनसेशन, वो पहले ही बात कर दी थी हमने, है ना, कि कोई आप डबल कंपनसेशन नहीं ले सकते हो, है ना। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन है या उसका डिपेंडेंट है, वो क्लेम नहीं कर सकता कंपनसेशन फॉर सेम इंजरी अंडर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, या इसको अब नाम है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट और ईएसआई एक्ट, ठीक है, ईएसआईसी एक्ट, इन दोनों के तहत नहीं ले सकता, चाहे इसके तहत ले लो चाहे इसके तहत ले लो, ठीक है। तो ये दो लॉज हैं अपने पास जो इंजरीज को टैकल करते हैं कंट्री में, एक है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, एक है ईएसआईसी का जो कॉर्पोरेशन है इसके तहत, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट को डिटरमाइन कौन करेगा, तय कौन करेगा, मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा वेदर एन एक्सीडेंट इज कॉज्ड परमानेंट डिसेबलमेंट, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, या डिसेबलमेंट जो है वो टेम्परेरी टाइप का है। इस तरह की चीजों को डिसेबलमेंट क्वेश्चन बोलते हैं, और ये क्वेश्चन करेगा मेडिकल बोर्ड, और मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट कॉर्पोरेशन को देगा। बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट कॉर्पोरेशन इज द फाइनल अथॉरिटी की जो आपको वो डिसेबलमेंट का बेनिफिट देगा, राइट। अपील एंड रिव्यू सिस्टम, परमानेंट डिसेबलमेंट केसेस ये मेडिकल बोर्ड के पास जाते हैं, है ना। इफ अनसेटिस्फाइड, जो परमानेंट डिसेबल हो गया है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि बोर्ड ने सही फैसला नहीं दिया, अपील कैन बी मेड टू मेडिकल अपील ट्राइब्यूनल और एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट जो स्टेट मैनेज करता है, यहाँ पे अपील में की जा सकती है। कोई अपील नहीं अलाउ है अगर एम्प्लॉय हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड द कम्यूटेड लमसम बेनिफिट, या कॉर्पोरेशन ने कुछ पे कर दिया है उस हिसाब का, तब अपील नहीं मान्य होगी, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रिव्यू बाय मेडिकल बोर्ड या ट्राइब्यूनल, तो डिसीजन कैन बी रिव्यूड इफ ऑब्टेन्ड थ्रू नॉन डिस्क्लोजर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। कैन ऑल्सो रिव्यू इफ इंजरी कंडीशन वर्सन अनएक्सपेक्टेडली, रिव्यू कब अलाउड है, 5 साल का जो फाइनल असेसमेंट के बाद में, 6 महीने प्रोविजनल, समझाता हूँ, ठीक है। तो लेट से कि आपको इंजरी हुई, ठीक है, अब इंजरी हुई तो जिस समय इंजरी हुई उस समय इंजरी उतनी लगी नहीं, ठीक है, अभी लग रहा है कि ये, और उस इंजरी के बेस पे आपको कुछ कंपनसेशन मिला, ठीक है, कंपनसेशन मिला, लेकिन ये इंजरी की वजह से आपकी मतलब कोई चोट लगी है वो बाद में बहुत वर्सन हो गई, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो इसमें इसकी डेथ हो जाए या कुछ हो जाए या कुछ भी हो, ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो असेसमेंट हुआ था इसके 5 साल बाद जो है फाइनल जो है आप अपील कर सकते हो, और प्रोविजनल अपील आप 6 महीने के भीतर कर सकते हो। मेडिकल बोर्ड कैन रिवाइज और रीअसेस बेनिफिट एज इन ओरिजिनल केस। रिव्यू ऑफ डिपेंडेंट बेनिफिट, ठीक है, ईएसआई कॉर्पोरेशन कैन रिव्यू डिपेंडेंट बेनिफिट अगर, ठीक है, कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो, डेथ हो, मैरिज हो, रीमैरिज हो, इन्फर्मिटी हो, चाइल्ड 18 साल का हो गया, तो इस तरह से कि मतलब
कुछ एज के लिए कोई बेनिफिट दिया जा रहा है तो 18 साल का टर्न हो गया तो वो बेनिफिट रोका जाएगा, डेथ हो गई किसी की तो बेनिफिट नहीं जाएगा, उसके डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ईएसआई कॉर्पोरेशन रिव्यू करेगा, बेनिफिट में भी कंटिन्यूड, इंक्रीज्ड, रिड्यूस्ड या स्टॉप अकॉर्डिंगली, ये रिव्यू के बाद ईएसआई वो करेगा। तो ये बेसिक सी बातें हैं। अच्छा, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो है आपका, मेडिकल बेनिफिट कौन कौन सा है? इंश्योर्ड पर्सन और उसकी फैमिली अगर एक्सटेंडेड है गेट मेडिकल ट्रीटमेंट व्हेन रिक्वायर्ड। ये आउट पेशेंट हो सकता है, यानी जो आप ओपीडी सुनते हो, ओपीडी क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, जब आप भर्ती होते हो तो आप ओपीडी में नहीं आईपीडी में जाते हो। ठीक है, या डॉक्टर की होम विजिट हो। ठीक है, इस कुछ भी हो सकता है। इंटाइटल ड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड, पीरियड क्वालिफाइड फॉर सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट बेनिफिट। आफ्टर रिटायरमेंट, मैंने बोला 60 साल का सुपर एनिमेशन हो गया, डिसेबलमेंट की वजह से रिटायरमेंट हो गया, पर्सन और स्पाउस जो है उसका, वो अगर कंट्रीब्यूशन पे करते हैं तो वो ईएसआई अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, है ना। लेकिन ये कंडीशन है कि वो ईएसआई अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ही इलाज करवा सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड रीजनेबल मेडिकल, सर्जिकल और ऑब्स्टेरिक ट्रीटमेंट फॉर इंश्योर्ड पर्सन एंड देयर फैमिली। अगर सिकनेस इन अ स्टेट एक्सीड नेशनल एवरेज, जो नेशनल एवरेज है, लिमिट है जो नेशनल प्रिस्क्राइब्ड है कि यहाँ इतना देना है आपको, उससे ज्यादा की सिकनेस हो जा रही है, तो ये खर्चा जो आएगा ये कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करके बियर करेंगे। ठीक है, ओके। इफ नो अग्रीमेंट, इश्यू डिसाइडेड बाय आर्बिट्रेटर, तो आर्बिट्रेटर हाई कोर्ट का जज होगा, अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हॉस्पिटल बाय कॉर्पोरेशन, ईएसआई कॉर्पोरेशन में विद स्टेट अप्रूवल एस्टैब्लिश हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एक्सेट्रा। ईएसआई कॉर्पोरेशन प्राइवेट लोगों के साथ भी पार्टनरशिप करके नए हॉस्पिटल बना सकता है। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट बाय कॉर्पोरेशन इन ल्यू ऑफ स्टेट, कॉर्पोरेशन में विद स्टेट कंसेंट टेक ओवर मेडिकल बेनिफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद कॉस्ट शेयर अग्रीड बिटवीन स्टेट एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। बेनिफिट नॉट असाइनेबल और सेजेबल। ठीक है, तो एसआई बेनिफिट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कहने का मतलब है एसआई बेनिफिट किसी के लिए है। ठीक है, सोल्ड और अटैच बाई कोर्ट ऑर्डर। तो इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता कि मान लो कि आपके फादर जो हैं ये कहीं पे काम कर रहे हैं और इनका कुछ बेनिफिट है, ठीक है, कि जो है ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये बेनिफिट कोर्ट ये ऑर्डर नहीं दे सकता किसी और को दे दो, क्योंकि नॉन डिपेंडेंट को दे दो। कोर्ट के ऑर्डर से ये किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता या कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, बार ऑफ बेनिफिट अंडर अदर लॉज, पर्सन कैन नॉट क्लेम सिमिलर बेनिफिट अंडर एनी अदर लॉ व्हेन इंटाइटल्ड अंडर ईएसआई एक्ट। तो ये सारे एक्ट के तहत है, ये याद रखना। कोई स्कीम भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लोन वगैरह देता है, गवर्नमेंट अगर किसी तरह का लोन प्रोवाइड करता है आपको बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, तो उसमें लिखा होता है कि इस तरह का पहले से कोई लोन न लिया हो। ठीक है, इसी तरह के, इसी प्रवृत्ति का। कम्यूटेशन ऑफ कैश बेनिफिट लाइक डिसेबलमेंट बेनिफिट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लंप सम अनलेस रेगुलेशंस अलाउ। ठीक है, तो जो आपका कैश बेनिफिट है, मतलब ईएसआई ने, कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि आपको बेनिफिट 5,000 रुपए पर महीने के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये एक साथ एक मुश्त नहीं दिया जा सकता, लमसम नहीं दिया जा सकता, ये कम्यूटेशन नहीं हो सकता है। नो बेनिफिट ड्यूरिंग वर्क लीव या स्ट्राइक, कहने का मतलब है ऑन डेज व्हेन एम्प्लॉई, नो सिकनेस या टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट नहीं दिया जाएगा ऑन डेज व्हेन एम्प्लॉइज ऑन वर्क, काम कर रहा है तो ये बीमार कैसे हो सकता है ना, नहीं हो सकता। ठीक है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट इज ऑन पेड लीव या हॉलीडेज, पेड लीव या हॉलीडे पे है तब भी इसको सिकनेस बेनिफिट, टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, स्ट्राइक पे है तब भी नहीं। ठीक है, सेक्शन 64 कंडीशन ड्यूरिंग बेनिफिट, रिसिपिएंट ऑफ सिकनेस और डिसेबलमेंट बेनिफिट मस्ट फॉलो सम रूल्स ना, स्टे अंडर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, जो बताया है डॉक्टर ने, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को माने, नॉट लीव ट्रीटमेंट एरिया विदाउट परमिशन, अलाउ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अथॉराइज्ड ऑफिसर, की भाई बीमार हो भी नहीं, झूठे ही कह रहे हो। ठीक है, बेनिफिट नॉट टू बी कंबाइंड, कैन नॉट रिसीव टू सिमिलर बेनिफिट, वही बार बार बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कि दो तरह के सिमिलर बेनिफिट कंबाइन नहीं किए जा सकते। अगर एम्प्लॉयर जो है फेल कर जाता है टू पे कंट्रीब्यूशन, इफ एम्प्लॉयर फेल्स टू पे कंट्रीब्यूशन कॉजिंग एम्प्लॉय टू लूज बेनिफिट, तो कॉर्पोरेशन उसको फुल बेनिफिट देगा और रिकवर करेगा फ्रॉम एम्प्लॉयर। ठीक है, पे फुल बेनिफिट टू एम्प्लॉय, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉयर।
डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ड्यू बेनिफिट या ट्वाइस द अनपेड कंट्रीब्यूशन, उसका डबल रिकवर कर सकता है ना। रिकवरी ट्रीटेड लाइक एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, हर जगह आपको यही मिलेगा, कोई सा भी एक्ट हो तो जो रिकवरी होगी एज एन लैंड रेवेन्यू ऐसे वसूली जाएगी। एम्प्लॉयर लायबल फॉर एक्सेसिव सिकनेस, अगर ज्यादा कोई बीमार हो गया, एबनॉर्मल बीमार हो गया, और किस वजह से, जो आपका फैक्ट्री है या जो इंडस्ट्री है या जो स्टैब्लिशमेंट है वहां का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट इन द सेंस कि अनसैनिटरी कंडीशन है वर्क प्लेस पे, लॉजिंग पे, कॉर्पोरेशन कैन क्लेम एक्स्ट्रा एक्सपेंस फ्रॉम ऑनर या ऑक्यूपायर। भाई ये आपकी गलती है ना, कोई बीमार हो रहा है, आपको यहाँ सैनिटरी बेनिफिट अच्छा नहीं है ना, तो सैनिटरी बेनिफिट अच्छा नहीं है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो ये लाइबिलिटी किसकी है, लाइबिलिटी ऑनर की है। ठीक है, इंजरी हेल्ड बाय गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर, सॉरी इंक्वायरी होगी कि भाई ये इंजरी बोल रहा हूँ, इंक्वायरी कौन करेगा, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर, इफ प्रूवन रिकवरी इम्प्रूव लाइक सिविल कोड डिग्री की तरह से, ऑनर इंक्लूड्स एजेंट और रेंट कलेक्टर, है ना। तो बेनिफिट विदाउट लीगल इंटाइटलमेंट, ये इसको रिपे करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बेसिक बेसिक बातें हमने कर ली हैं। अब बेनिफिट पेबल टिल डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझना, इसमें समझने में थोड़ी सी गलती हो सकती है ना। तो अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है वाइल रिसीविंग बेनिफिट, ठीक है, पेमेंट उसकी टिल डेथ ऑफ डेथ गोज टू, ठीक है, यहाँ समझना कि अगर इंश्योर्ड पर्सन है कोई ए, ठीक है, और इसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ हो गई और ये पेमेंट उसकी डेथ वाले दिन तक कहाँ जाएगा, क्योंकि जिस दिन डेथ हो गई उसके बाद, उससे पहले पता नहीं कब का पैसा निकाला है, तो ये अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो या तो नॉमिनेटेड पर्सन कैन हैव दैट मनी या लीगल हायर इफ नो नॉमिनेशन। सेक्शन 72 कहता है एम्प्लॉयर नॉट रिड्यूस वेजेस, ठीक है, तो एम्प्लॉयर वेज को कट नहीं कर सकता और अदर सर्विस बेनिफिट को कम नहीं कर सकता टू ईएसआई कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी, है ना। एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस, एम्प्लॉयर कैन नॉट कट वेजेस और अदर सर्विस बेनिफिट ड्यू टू ईएसआई कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी, कि उसको ईएसआई का कंट्रीब्यूशन भी वर्कर का देना है, ये तो मैंडेटरी है ना, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन, उसकी अदर बेनिफिट्स उसको वो भी देने हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सिकनेस या डिसेबलमेंट, तो एम्प्लॉयर कैन नॉट डिसमिस, डिस्चार्ज या पनिश अ पर्सन जबकि वो सिकनेस या डिसेबलमेंट बेनिफिट का लाभ उठा रहा हो, मैटरनिटी बेनिफिट का लाभ उठा रहा हो। ठीक है, एनी सच डिसमिसल नोटिस ड्यूरिंग दिस पीरियड इज इनवैलिड, है ना, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब स्पेशल ट्राइब्यूनल फॉर डिस्प्यूट है, ठीक है, तो सेक्शन 73B अथॉरिटी इसमें है, व्हेन नो एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड एग्जिस्ट, डिस्प्यूट अबाउट एम्प्लॉयर स्पेशल कंट्रीब्यूशन डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अगर कोई एम्प्लॉयर का कोर्ट नहीं है या कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, 73C कहता है बेनिफिट लिंक, employees contribution under chapter 5 automatically entitle them to chapter 6 benefit if otherwise eligible। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, 73 रिकवरी मोड बता रहा है कि एम्प्लॉयर का स्पेशल कंट्रीब्यूशन कैन बी रिकवर्ड एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू। आगे बढ़ते हैं। अब कॉर्पोरेशन के पास कौन कौन सी पावर है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न्स 73E ये इंपावर करता है ईएसआई कॉर्पोरेशन को टू कॉल ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन, किससे, एम्प्लॉयर से, फ्रॉम एम्प्लॉयर थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, क्या कर सकता है, वेरीफाई कंट्रीब्यूशन पेबिलिटी, कंफर्म करेक्ट अमाउंट ड्यू और स्पेसिफाई फॉर्मेट एंड टाइम लाइन्स की कब तक भाई पैसा आपको देना है। ठीक है, एग्जेम्पशन जो कौन कर सकता है, तो सेक्शन 73F में सेंट्रल गवर्नमेंट बस एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी को, इसके पास पावर है फैक्ट्रीज को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम स्पेशल कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन साइज, लोकेशन एंड नेचर ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। स्टेट एग्जेम्पशन पावर है 87 और 91 में, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेंगे, है ना, स्टेट के पास भी कुछ पावर है। एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड, ठीक है, तो 74 में स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिशेस ईआई कोड, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू स्टैब्लिश कर सकता है फॉर स्पेसिफिक लोकल एरियाज विद क्वालिफाइड जजेस। अब ये जजेस की क्वालिफिकेशन क्या है ये आप लोग कमेंट में बताइए। ज्यूरिसडिक्शन, तो डिसाइड डिस्प्यूट ऑन एम्प्लॉय स्टेटस, एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, कंट्रीब्यूशन रेट,
वेजेस, बेनिफिट, ऑल मैटर्स बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और कॉर्पोरेशन। तो कोई भी मैटर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और कॉर्पोरेशन के बीच में हो रिलेटेड टू दीज थिंग्स, ये कोर्ट डिसाइड कर सकता है। एप्लीकेशन फिल्ड विद इन 3 years ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद फी, कोर्ट हैज सिविल कोर्ट पावर। कहने का मतलब है, लेट्स से किसी का कोई डिस्प्यूट है, किसी वर्कर का कोई डिस्प्यूट है। अब ये शुरू में इसको समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली डिस्प्यूट अराइज भी करता है, लेकिन बाद में इसको पता कि एम्प्लॉयर ने तो इसको चीट किया है, तो जिस दिन पे इसके साथ ही चीटिंग हुई है उसके 3 साल तक ये कंप्लेंट फाइल कर सकता है, लेकिन 3 साल से ऊपर हो गया तो नहीं किया जा सकता है। अच्छा, की कोड प्रोविजन, ठीक है। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर कोई केस फाइल कर रहा है तो ही मस्ट डिपॉजिट 50% ऑफ डिस्प्यूटेड कंट्रीब्यूशन, तो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 50% कोर्ट के साथ जमा करवाना पड़ेगा। अमाउंट बिफोर रिलीजिंग रेजिंग डिस्प्यूट, सेक्शन 75B, कोर्ट में वेव ऑफ फॉर वैलिड रीजन। अब कोर्ट के पास पावर है कि ये 50% ले या ना ले, तो ये 50% वाला याद रखना। तो रिप्रेजेंट्स, कौन कौन को, पार्टीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो कोर्ट में किसी को, चाहे एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को, कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? कोई लीगल प्रैक्टिशनर हो, है ना, दूसरा हो ट्रेड यूनियन का ऑफिसर हो, तीसरा है कोई अथराइज पर्सन जिसको कोर्ट ने अथराइज कर दिया हो कि हाँ भाई आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अपील प्रोसेस हाई कोर्ट में अलाउ है ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विद इन 60 डेज। कोई मैटर है आपका जो ईआई कोर्ट है, यहाँ से आप सहमत नहीं हुए तो उसके 60 दिन के भीतर आप हाई कोर्ट जा सकते हो, है ना, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो यहाँ तक हो गया। अब पेनल्टीज क्या क्या है, तो सेक्शन 84 कहता है कोई फॉल्स स्टेटमेंट अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई ने किया, कोई झूठ बोला है, तो 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट या 2000 की फाइन या दोनों हो सकती है, ठीक है। नॉन पेमेंट, अगर कोई कोर्ट ऑर्डर किया एम्प्लॉयर को कि इतना पैसा आपको देना है, ठीक है, और ये नहीं दिया, तो 3 साल तक की जेल या मिनिमम 1 साल का employee share deducted, ठीक है, up to 3 year imprisonment, minimum 1 year if employees share deducted but not paid। अच्छा, तो जो अगर नॉन पेमेंट है एम्प्लॉय का, कुछ कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो 3 साल की जेल हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये एम्प्लॉयर ने डिडक्ट तो कर दिया कि एम्प्लॉय का ये शेयर है, लेकिन पे नहीं किया, तो 1 साल तक की जेल प्लस 10,000 की फाइन, ये हो सकती है। और रिपीटेड ऑफेंस होता है तो 5 साल की जेल हो सकती है, मिनिमम 2 साल की, और 25,000 तक की फाइन, या दोनों किया जा सकता है, ठीक है, कोई बार बार ऑफेंस कर रहा है, ठीक। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमने देख ली। 7 मेजर ऑफेंसेस क्या है, फेलर टू पे कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का है, रॉन्गली डिडक्ट कर रहा है एम्प्लॉई का शेयर, इलीगली रिड्यूसिंग वेजेस और बेनिफिट, punishing employees for ESI claims, failing to submit false return, obstructing ESI ऑफिशियल इंस्पेक्टर को कुछ रिकॉर्ड नहीं दे रहा है, एनी अदर नॉन कंप्लायंस विद एक्ट प्रोविजन। ये सारे ऑफेंसेस 7 ऑफेंस हैं, कहीं कहीं जगह पे 6 लिखे मिलेंगे, कहीं कहीं पे 7 मिलेंगे। एग्जेम्पशन एंड स्पेशल प्रोविजन, फैक्ट्री एग्जेम्पशन, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कैन एग्जाम टेम्परेली एग्जाम फैक्ट्रीज फॉर अप टू 1 year रिन्यूएबल एनुअली, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये एग्जाम कर सकती है, भैया ये चीजें अभी इतने दिन के लिए आप नहीं फॉलो करो, हो सकता है गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो कि फैक्ट्री के कंडीशन नहीं सही है या कुछ ऐसी चीजें, या सीजनल फैक्ट्री हो या इस तरह की चीजें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज दैट पावर। एम्प्लॉई का एग्जामेशन, स्पेसिफिक एम्प्लॉयज और ग्रुप कैन बी एग्जेम्प्टेड विद कंडीशंस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ भी है। गवर्नमेंट फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑन फैक्ट्री इज एग्जेम्प्टेड इफ एम्प्लॉय गेट सिमिलर और बेटर बेनिफिट, ठीक है, लेकिन जरूरी है देना। ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, व्हेन फैक्ट्री इज सोल्ड, लीज्ड या ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो ये दोनों लायबल होंगे, जिसको बेचा गया है और जिसने बेचा है, ये दोनों लायबल हैं। तो यानी जिसको बेचा गया है उसके पास जो वैल्यूड असेट है उसके लिए उसके हिसाब से, शेयर के हिसाब से वो लायबल होगा, बाकी ये पुराना वाला जो मालिक जिसको जितना पैसा मिले हैं उस हिसाब से वो लायबल होगा, कोई अगर डिडक्शन बाकी है या किसी का कोई ड्यू है। प्रायोरिटी ऑफ ड्यू, एसआई कंट्रीब्यूशन आर पेड फर्स्ट ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी, अगर कोई बैंकरप्ट हो रही है कंपनी, तो सबसे पहले अगर उसको बेचा जा रहा है तो सबसे पहले एसआई का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, और कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग हो रही है बेचने की, तो सबसे पहला जो काम है वो एसआई कंट्रीब्यूशन पे करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब रूल मेकिंग पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट,
ठीक है, तो ये रूल मेक करेगी एलिजिबिलिटी, कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट, ईएसआई बॉडीज, मेडिकल बेनिफिट, रिक्रूटमेंट, ऑडिट। रूल कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली डेट से भी लगाए जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोड, ईआई कोड। अब ईआई कोड स्टेट गवर्नमेंट याद रखना, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मेडिकल रिकॉर्ड और स्टाफ सर्विस। कॉर्पोरेशन मेक रेगुलेशन फॉर मीटिंग, कंट्रीब्यूशन, क्लेम, मेडिकल सर्टिफिकेट, बेनिफिट, पेनल्टी एंड इंस्पेक्शन। तो ये सबके पावर्स हैं। शेड्यूल है दो, इसमें तीन शेड्यूल है बेसिकली, ये याद रखना आपको, तीन शेड्यूल। तो शेड्यूल 1 क्या कहता है, ये बेसिक प्रोविजन और डेफिनेशन के बारे में बात करता है, यानी एक्ट का ओवरव्यू शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 जो आपकी स्पेसिफिक इंजरी है, करस्पॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ लॉस, अर्निंग कैपेसिटी एंड परमानेंट टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट, यानी ये इंजरी किस तरह की है उसके हिसाब से। और शेड्यूल 3 जो है ये ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में बात करता है। तो दीज आर द 3 शेड्यूल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ESI Act. थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर डिटेल्स। Thank you.